आरक्षण की समीक्षा का मतलब कतई नहीं कि आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण हमारा संविधान के द्वारा दिया हुआ गारंटी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन समाज के लिए जो पिछड़े हुए समाज है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि आज भी कुछ दलित अमंग्स द दलित कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े हैं। इतने होने के बावजूद उन पर विशेष नज़र देखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए कि अगर हम 22 जाति हैं तो 22 जाति को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए। अगर कहीं गैप है तो इस पर विचार सबको करना चाहिए, चाहे हम हों, चाहे और भी दलित समाज के जो नेता हों। आखिर क्यों पिछड़े हुए हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करें। ऐसा नहीं है कि हम अगर रोटी खा रहे हैं, हमको पेट भर गया है, तो दूसरा जो हमारा समाज के लोग भूखा है उस पर ध्यान दें। जॉब्स कितने मिल रहे हैं, आर्थिक स्तर पर कितने सबल हुए हैं, सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव तो नहीं है, ये समीक्षा करके अगर ऐसा है 18 जातियों में और चार कुछ जातियां उसमें आगे बढ़ गई हैं, तो उनका आरक्षण हम खत्म करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो जो पीछे रह गए हैं उनको कुछ विशेष ऐसा प्रावधान होनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और वो ये जो गैप है, चाहे लिटरेसी रेट में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर, उसको पाटने की ज़रूरत है। इसलिए हम कहें कि इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए, समीक्षा करते हुए। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजू सिंह। आरक्षण में समीक्षा के मुद्दे पर एनडीए के दो बड़े दलित नेता आपस में भिड़ गए हैं। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ जीतन राम मांझी के बेटे बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन है। देखिए, दिल्ली में आरक्षण में समीक्षा को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है। पिछले 21 तारीख से देश भर में चर्चा हो रही है कि आरक्षण को खत्म करने के लिए प्रोटेस्ट है, जबकि सच्चाई यह है कि आरक्षण में समीक्षा की जाए, पता किया जाए कि आरक्षण इतने वर्षों से मिल रहा है तो किस वर्ग को कितना लाभ मिला है और किसको नहीं मिला, नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला। और देखिए, ये सवाल बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जो महादलित समाज से आते हैं, उन्होंने एक बार फिर खड़ा किया है। हालांकि चिराग पासवान से जब सवाल किया गया था, उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि आरक्षण खैरात में नहीं मिला है, मेरा अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है, कोई इफ बट नहीं है, कोई समीक्षा नहीं। एक तरफ चिराग पासवान का ये बयान है, दूसरी तरफ बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन जो महादलित समाज से आते हैं, उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि आरक्षण में समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि बिहार में कुल 22 जातियां हैं दलित समाज में, लेकिन आरक्षण का लाभ 3-4 जातियों को ही मिलता है। बाकी जो 17-18 जातियां हैं वो हर तरीके से छूट जाते हैं, चाहे वो शिक्षा की बात हो, नौकरी की बात हो या फिर राजनीतिक तौर पर भागीदारी की बात हो। ऐसे में समीक्षा होगी तो पता चलेगा कि आखिर कौन छूट जा रहा है, क्यों छूट जा रहा है, और उनके लिए सरकार विशेष तौर पर जो है वो आरक्षण में जो है वो बदलाव करके उनको मुख्य धारा में लाने का काम करेगी। इसलिए आरक्षण में समीक्षा की जरूरत है। देखिए, क्रीमी लेयर को लेकर जब टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने किया था, तब बिहार के इकलौते ऐसे नेता थे दलित समाज से, जीतन राम मांझी, जिन्होंने आवाज उठाया था। क्योंकि ये सबको मालूम है कि आरक्षण का लाभ 3-4 जातियों को ही मिलता है, जिसमें चिराग पासवान का जाति भी है। सरकारी नौकरी में भी देख लीजिए, राजनीतिक तौर पर भी उस जाति को हर दल के अंदर प्राथमिकता दिया जाता है। जब चुनाव रिजर्व सीट पर लड़ने की बात होती है, तब भी उनको मौका दिया जाता है। एक बड़ा तबका 17-18 जाति हर बार छूट जाता है, हर तरीके से आज भी वो पिछड़ा है। आज भी वो आज़ादी के वक्त जिस परिस्थिति में थे वही परिस्थिति में आज भी है। और यही सवाल बिहार सरकार में मंत्री डॉक्टर संतोष सुमन ने खड़ा किया। उन्होंने कहा कि समीक्षा का मतलब ये नहीं होता है कि आरक्षण खत्म हो जाएगा या फिर कर दिया जाएगा। पूरा बयान सुनिए, डॉक्टर संतोष सुमन क्या कह रहे हैं। नहीं, देखिए, हम बिहार के कंटेस्ट में बोल रहे हैं कि समीक्षा इस बात पर होनी चाहिए कि आज दलित समाज में भी कुछ ऐसे समाज है, वर्ग है, जो जातियां हैं जो आज भी बहुत गरीब हैं। वो चाहे आर्थिक स्तर पर उनका जो भी इंडिकेटर्स हो, सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, तो बिहार में 22 जातियां अगर है तो 18 जातियां ऐसी है जिनकी अभी आर्थिक स्थिति खराब है। उन 4 जाति मैं कहा कि पहले भी बिहार में एक महादलित आयोग का कंसेप्ट था। महादलित में 18 जातियां थी, 4 जातियां दलित समाज में थी। उस
स्तर पर उस तरीके से मॉडल लागू हो कि आज भी जो कमज़ोर हैं, उन दलित समाज में भी उनको ऐसे प्रावधान देना चाहिए, आरक्षण उनको कुछ ज़्यादा बढ़ा के देना चाहिए, और ताकि वो भी मुख्यधारा में जुट सकें और सबके साथ चल सकें। इसके लिए आरक्षण में समीक्षा की बात हो, चाहे आरक्षण वर्गीकरण करने की बात हो, चाहे उसको आरक्षण का दायरा बढ़ाने की बात हो, इसके लिए हम लोग उस बात को कहे हैं। बाकी आरक्षण की समीक्षा का मतलब कतई नहीं कि आरक्षण को समाप्त करना। आरक्षण हमारा संविधान के द्वारा दिया हुआ गारंटी है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर उन समाज के लिए जो पिछड़े हुए समाज है, उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो उसी तर्ज पर हम कहना चाहते हैं कि आज भी कुछ दलित, अमंग्स द दलित, कुछ ऐसी जातियां हैं जो पिछड़े हैं। इतने होने के बावजूद उन पर विशेष नज़र देखनी चाहिए, फोकस करना चाहिए, और वो आगे कैसे बढ़े उस पर वर्गीकरण करते हुए, चाहे उनको स्पेशल स्टेटस देते हुए, उनके बढ़ाने के लिए उनको स्पेशल आरक्षण देने का प्रावधान होनी चाहिए। मंत्री जी, आप जिस समाज से आते हैं, नौकरियों में भी, सरकारी नौकरियों में भी उनकी भागीदारी बहुत कम दिखती है, राजनीतिक तौर पर भी भागीदारी उनकी बहुत कम दिखती है। आपने कहा भी कि 18 जातियां हैं जो आज भी वंचित हैं। ऐसे में तो आप मानते हैं कि भाई समीक्षा होनी चाहिए, जिस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। निश्चित तौर पर जैसे देखिए, प्रोटेस्ट का तो जो हो रहा है उसका अलग अपना तरीका है, अलग उसकी मांग है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम कह रहे हैं कि जो संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान किया गया था, संविधान हमारा कहता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। संविधान में जब इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है तो संविधान में आरक्षण की बात किया गया। आर्टिकल 16(4) में कहा गया कि जो अभी भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन जिस समाज का नहीं है, एम्प्लॉयमेंट में हो चाहे और भी कहीं पर हो, उनको आरक्षण हम दे सकते हैं। तो उसी तरीके से आज भी इसलिए समीक्षा करनी चाहिए कि इतने साल बीत जाने के बाद, आरक्षण लागू है इस देश में, इतने साल बीत जाने के बाद, अगर पूरे देश की बात करें, चाहे बिहार की बात करें, मैं बिहार की बात इसलिए कह रहा हूँ कि अगर बिहार में 22 जातियों को आरक्षित किया गया है, तो वो 22 जातियों के लिविंग स्टैंडर्ड क्या है, उनका एम्प्लॉयमेंट रेशियो क्या है, लिटरेसी रेशियो क्या है, जॉब्स कितने मिल रहे हैं, आर्थिक स्तर पर कितने सबल हुए हैं, सामाजिक स्तर पर कोई भेदभाव तो नहीं है, ये समीक्षा करके अगर ऐसा है 18 जातियों में और 4 कुछ जातियां उसमें आगे बढ़ गई हैं, तो उनका आरक्षण हम खत्म करने की बात नहीं करते हैं, लेकिन वो जो पीछे रह गए हैं उनको कुछ विशेष ऐसा प्रावधान होनी चाहिए ताकि वो भी आगे बढ़ सके। और वो ये जो गैप है, चाहे लिटरेसी रेट में हो, एम्प्लॉयमेंट में हो, चाहे सामाजिक स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर, उसको पाटने की ज़रूरत है। इसलिए हम कहें कि इन पर विशेष ध्यान देना चाहिए, वर्गीकरण करना चाहिए, समीक्षा करते 4 हुए। जातियाँ कौन-कौन सी है जिनकी भागीदारी बहुत दिखती है सब जगह अब पे? देखिए, ये तो डेटा कहेगा, डेटा के आधार पर आप देख सकते हैं, किसी का मैं नाम लेकर के कोई विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूँ। और इस सब आप लोग भी समाज के अंग हैं, समाज में जाते होंगे, आपको भी पता होगा। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि अगर शैक्षणिक स्तर पर कोई 6% है, कोई 80% है, तो निश्चित तौर पर जो 6% है उस पर विचार करना चाहिए। आखिर क्यों है भाई, सम्मान सारा चीज़ मिल रहा है, एजुकेशन के लिए सारे सरकार की पॉलिसी वही है, रिजर्वेशन की पॉलिसी उनके लिए भी वही है, आखिर क्यों आगे नहीं आ पा रहे हैं? तो इस पर तो संवेदना से विचार करना चाहिए, और वो आगे कैसे आ पाएँ, इस बात के हम लोग को चर्चा करना चाहिए, इस पर पहल करना चाहिए। और उसका एक तरीका आरक्षण का दायरा बढ़ाने के लिए, उन लोगों को आरक्षण का दायरा बढ़ा दीजिए, चाहे उनको अलग कैटेगरी में करके अलग आरक्षण दे दीजिए, ताकि उन्हीं लोगों के बीच, अमंग्स उन्हीं लोगों के बीच में कंपटीशन हो और वही लोग आए, ताकि इनसे आगे लोगों से कम्पीट कर पाएँ और जो आरक्षण का मतलब है पूरा हो पाए। जब आप समीक्षा की बात करते हैं तो इसमें सबसे बड़ी चुनौती तो है कि एनडीए के अंदर ही लोगों को समझा पाना, क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान आपके पार्टी के, आपके ही गठबंधन से हैं, वो लगातार तो वर्गीकरण का विरोध करते हैं, क्रीमी लेयर का विरोध करते हैं। ना ऐसा कोई बात नहीं है। पासवान जी भी समझते हैं और जानते हैं, समाज के अंग भी हैं और गरीब समाज से ही आते हैं। चिराग पासवान भी दलित समाज से आते हैं, उनके पिताजी संघर्ष करके और आज इस मुकाम पर पहुँचे। मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर हम 22 जाति हैं तो 22 जाति को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, हर तरीके से होना चाहिए। अगर कहीं गैप है तो इस पर विचार सबको करना चाहिए, चाहे हम हों, चाहे और भी दलित समाज के जो नेता हों। आखिर क्यों पिछड़े हुए हैं, उनको हम आगे बढ़ाने के लिए क्या करें? ऐसा नहीं है कि हम अगर रोटी खा रहे हैं, हमको पेट भर गया है, तो दूसरा जो हमारा समाज के लोग भूखा है उस पर ध्यान न दें। सिर्फ यही मामला है। अगर वो हम बात करें उन सब को, उनको भी आगे बढ़ाने के लिए, अगर उन सरकार से हम मांग करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि जो जातियाँ इस तरह इस इंडिकेटर में पिछड़े हैं, चाहे शैक्षणिक हो, सामाजिक हो, आर्थिक हो, उन चीज़ों में पिछड़े हैं, उनको हम कैसे बराबरी का अधिकार दे सकें, कैसे बराबर बना सकें, इसके लिए एक पहल होनी चाहिए। और या आरक्षण का दायरा भी बढ़ाना पड़े तो उनको अलग से आरक्षित
करके देना चाहिए, चाहे सीट का ही मामला। हम कहते हैं 38 सीट है बिहार में एससी के लिए रिजर्व, ये भी देखना चाहिए 38 सीट में 18 जातियाँ जिसकी हम बात कर रहे हैं उनका कितना रिप्रेजेंटेशन है, तो एक गैप दिखेगा आपको। और जब गैप है तो निश्चित तौर पर इसमें सुधार की ज़रूरत है। बस वही सुधार की बात मैं कर रहा हूँ। मांग को लेकर के उनको मुलाकात करेंगे। हम लोग पहले भी इस मांग को उठाते रहे। हमारा जो पार्टी का एजेंडा है कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, हम लोग कॉमन स्कूलिंग सिस्टम इसलिए कहते हैं कि जब हम सबको समान तरीके से एजुकेशन दे देंगे और चाहे हमारे स्कूलों में सही तरह का सब चीज़ हो जाए, तो निश्चित तौर पर जब सब पढ़ लेंगे तो अपने आप नौकरियां पा लेंगे, फिर तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर नहीं है जब तक, तब तक आरक्षण का दायरा बढ़ा के उनको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है।